नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जैश में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर पिछले वाले क्लास को आज आगे बढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वाले क्लास में क्या किए, हम लोग दोस्तों राष्ट्रपति से रिलेटेड हम लोग सारे अनुच्छेद को जान रहे थे। तो हम लोग दोस्तों अनुच्छेद 52, 53 को और 54 को अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे कि अनुच्छेद 52 में और 53 में और 54 में क्या था। जैसे दोस्तों 52 में था पद से रिलेटेड और 53 में दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यपालिका से संबंधित बातों की चर्चा, 54 में निर्वाचन से संबंधित बातों की चर्चा था। तो दोस्तों निर्वाचन ये पद और कार्यपालिका निर्वाचन से संबंधित हम लोग जो भी सारे डेफिनेशन है सारी चीजों हम लोग पढ़ लिए थे। तो अब हम लोग को अब जानना दोस्तों हम लोगों को क्या अनुच्छेद 55 में क्या है, जो दोस्तों हम लोग पढ़ इसके पहले वाले एक और वीडियो हम लोग देख चुके हैं कि सारे लगातार अनुच्छेद 52, 53, 54, 55 लगातार है। तो दोस्तों हम लोग 69 तक है तो देख जान चुके हैं कि कौन कौन अनुच्छेद में किसके से रिलेटेड क्वेश्चन में से है, ठीक है, किससे बाद में चर्चा किया गया। जैसे दोस्तों हम लोग 55 में पढ़ चुके हैं कि अनुच्छेद 55 में तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित बातों की चर्चा किया गया है। क्या तो अनुच्छेद 55 में तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित बातों की चर्चा किया गया है। जैसे जो जिसके बारे में दोस्तों आज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, बस इसी क्लास में, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हम लोग को पढ़ना है आज अनुच्छेद 55 निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। हल्का से दोस्तों हम लोग गौर करेंगे इसके पहले वाले क्लास अनुच्छेद 54 में निर्वाचन में, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन। तो निर्वाचन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि दोस्तों वहां पे एकल संक्रमणीय विधि द्वारा, ठीक है, एकल संक्रमणीय विधि द्वारा है सो निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति को चुनता है। कौन? निर्वाचक मंडल एकल संक्रमणीय विधि द्वारा निर्वाचक मंडल चुनता है। तो उसमें से निर्वाचक मंडल में कि कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था लोकसभा और राज्यसभा, अर्थात दोनों सदन। दूसरा में तो दोस्तों सभी राज्य के ऑल स्टेट का एमएलए, ठीक है, अर्थात दोस्तों सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और सभी राज्य के सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा में दोस्तों हम लोग पढ़े थे कि केंद्र शासित प्रदेश में थे, ठीक है, कुछ दो हम लोग उसमें पिछले वाले क्लास में दोस्तों दो पढ़े थे, लेकिन दोस्तों दो नहीं, अब यहाँ जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है तब से दोस्तों उसको भी अनुमति दे दिया गया है कि वहां के विधान परिषद भी है सो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो कौन सा था, तो दोस्तों दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों इतने लोग हैं सो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे ये गौर करना है कि कितना, जैसे कि पिछले जो हमारे अभी वर्तमान राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद सिंह, ठीक है, रामनाथ कोविंद, जो उनको अब पता चलता है कि उनको कितना वोट मिले थे, तो दोस्तों उनको 7,20,044 वोट मिले थे, ठीक है, 7,42,044 वोट मिले थे। तो हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे 7,20,044 वोट आया कहाँ से। यहाँ पर तो अगर लोकसभा में कहा जाए कितने सीट है, तो 545, जिसमें से तो कितना 2 सीट है मनोनीत ले लिया जाता है एंग्लो इंडियन के लिए, तो 543 में ही निर्वाचित में किया जाता है। उन लोगों है तो एंग्लो इंडियन वाले जो मनोनीत होते हैं उन लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए आदेश नहीं दिया गया है, संविधान में नहीं कहा गया है। और राज्यसभा से कितने लेते हैं, तो 233 लेते हैं। तो कितना हो जाता है इस तरह से 776। तो 776 सीट इधर से हो जाती है। और ऑल स्टेट की एमएलए कितना है, तो सभी स्टेट के एमएलए दोस्तों 4,120 है। तो टोटल कितना है, तो दोस्तों इन लोगों को जोड़ देंगे तो 4,800 कितना 6,729
4896 होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जाने कि 4896 में इतना वोट कैसे मिल जाता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे लोग अभी जिस प्रकार से है कि जो एमएलए में जब एमएलए के चुनाव होता है तो हमारा भारत के जितने भी 18 वर्ष से प्लस व्यक्ति होते हैं उन सभी लोग ऐसे उनको वोट देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे इस राष्ट्रपति के चुनाव में इतना ही में से जो वोट देते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे स्पष्ट हम लोग को ये करना है कि इतना में से इतना वोट कैसे बन गया, ठीक है, इतना में से इतना वोट कैसे बन गया। तो दोस्तों यहाँ पे इस चीज को प्रक्रिया करने के लिए, मतदान की प्रक्रिया के लिए यहाँ पे हम लोग को 2 नियम सीखना है, ठीक है, कि यहाँ पे 2 नियम सीखना है। कौन कौन सा? तो हम लोग को सबसे पहले निकालने के लिए ये सीखना है कि 776 ये वाला है, 776 जो हम लोग के सामने है 543 और कितना 233, ठीक है, 543 सीट प्लस 243 सीट 33 सीट मिला कितना 776 सीट हुआ है। तो इसके मत के इसमें 776 में से एक मत का वैल्यू कितना है, और ये 4120 जो सीट है इनमें इसमें से एक मत का वैल्यू कितना है। ये था दोस्तों हम लोग को मत की वैल्यू निकालने के लिए 2 तरह से हम लोग को सीखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों का मत का वैल्यू हम लोग को जानना है। मैंने क्या बताया कि एमएलए सीट की टोटल कितना है, तो दोस्तों टोटल कितना 4120 है, 4120 है। अगर हम लोग हम लोग को अगर निकालना हो कि झारखंड में कितना सीट है विधानसभा के लिए, तो दोस्तों 82 है, जिसमें से कितना एक क्या एक मनोनीत है, ठीक, एक मनोनीत है। अब जब एक मनोनीत है तो टोटल अब यहाँ पे चुनाव कितना में होता है, तो दोस्तों चुनाव 81 सीट में होता है। अब 81 सीट में होता है तो हम लोग को निकालना कि 81 सीट में से अब इन लोगों का अगर किसी को अगर 50 वोट मिल जाए, 50 संसद का, ठीक है, 50 एमएलए का ऐसे सीट किसको एक ही व्यक्ति को मिल जाए तो इसको कितना वोट मिलेगा, इसको हमको अगर निकालना है तो करना क्या है, जैसे कि माना कि हम लोग सपोज मानते हैं, ठीक है, जैसे कि झारखंड में कितना 4 करोड़ आदमी है, ठीक, कितना 4 करोड़ आदमी है, ठीक है, अर्थात स्टेट की, ठीक है, अपने राज्य की टोटल जनसंख्या बट्टे क्या करना है, टोटल विधानसभा सीट। तो दोस्तों हम लोग अगर यहाँ पे 81 ले लेंगे ना तो हम लोग यहाँ पे अभी सोल्यूशन करने में दिक्कत होगी, और दिक्कत होगी दोस्तों हम लोग को पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ सीख रहे हैं स्टेट हम लोग को कि यहाँ पे हम लोग को ये सीखना कि किस प्रकार से है, तो वहाँ पे मत की गणना, तो एक मत का वैल्यू होता है, वो चीज हमको सीखना है पूरा एग्जैक्टली अभी हम लोग नहीं निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों सपोज दैट हम लोग कितना मान रहे थे 80, क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे हम लोग को सोल्यूशन करने में आराम पड़ेगा, ठीक, 80। अब यहाँ पे होता है क्या है दोस्तों, बहुत फार्मूला होता है डिवाइडेड बाय कितना 1000। अगर ये डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे इसको, तो फिर अगर इसको 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग चेंज करें डायरेक्ट जो बाद में करेंगे तो वहीं अभी ही कर देते हैं, तो गुना में कितना हो जाएगा 1000, ठीक, नीचे में 1000। यहाँ बात आ गई समझ में, जो यहाँ पे गुना में कैसे हो गया, यहाँ पर डिवाइडेड में 1000 था बाद में, ठीक है, तो अगर चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, गुना में 1000। बात आ गई समझ में। अब इतना हम लोग को करना है, तो 3 एकम 3 0 3 इधर कट जा रहा है, एक यहाँ पे 1 0 इधर से कट गया, और 4 का एक बार में कट गया, 4 दूना 8 बराबर कितना 500, अर्थात एक मत बराबर कितना वोट आ गया, 500 मत आ गया। एक मत बराबर कितना आ गया, एक वोट बराबर 500 मत। अगर एक एमएलए झारखंड का किसी व्यक्ति को अगर वोट देता है तो उसका मत कितना गिना जाएगा, 500 मत गिना जाएगा। अगर उसी में से अगर 80 मत उसको अगर मिल जाए तो कितना हो जाएगा, टोटल मत 80 में से 80 गुना में 500 कर देंगे, बराबर 8 बजे 40 और 3 को 0 इधर, तो हो गया कितना 40,000 मत, ठीक। तो इसी प्रकार से दोस्तों टोटल कितना है 776। तो 776 को दोस्तों इसी प्रकार से निकाला जाता है, जो कि हम लोग को यहाँ पे क्या है, सॉरी दोस्तों ये एमपी का है, ठीक है, ये एमएलए वाला हम लोग सीख रहे हैं। एमएलए का फार्मूला याद रखना है, हम लोग एमएलए का फार्मूला सीख रहे हैं, एमपी का फार्मूला हम लोग अभी नहीं सीख रहे हैं। तो एमएलए कितना था यहाँ पे टोटल, यहाँ पे 4120, और जब झारखंड के लिए हम लोग सिर्फ निकालने के लिए सीखे 80। तो दोस्तों ये वाला जो क्या होता है, एक स्टेट बाय स्टेट निकाला जा सकता है, लेकिन हम लोग अगर एमपी में सीखेंगे ना तो टोटल का भी निकल जाता है। यहाँ पे स्टेट बाय स्टेट निकाल के वैल्यू पुट किया जाता है तब हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारे झारखंड में 80 नहीं है, कहीं ऐसा है कि 250 है, 150 है, 200 है, ऐसी परिस्थिति हो गया है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक नया खुशखबरी देना चाहता हूँ कि
कि जैसे कि यहाँ पे जो हम लोगों के सामने कितना हमारे झारखंड में कितना 81 सीट है, कितना 81 सीट है। अब हमारे इसमें हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे 150 सीट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ दिनों के पहले ही लोकसभा सभा में इस सीट को 81 से 150 करने के लिए वहाँ पे ऐसा कानून बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है। बढ़ाने की अनुमति के लिए वहाँ पे सभा में पेश किया गया है बात को। तो दोस्तों यहाँ पे इसके पर अब आगे कार्रवाई हो रही है। हो सकता है कि 81 से कितना 150 विधान परिषद की संख्या यहाँ पे हमारे भारत में झारखंड में हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट फार्मूला अर्थात दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे ये वाला सीख लिए हैं। तो फार्मूला हम लोग दोस्तों इसको एग्जाम्पल में हम लोग सीख चुके हैं, और इसको दोस्तों फार्मूला हम आप लोग को एक बार बता भी देंगे, लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सीखते हैं एमपी का फार्मूला। एमपी का किस प्रकार से निकालते हैं। टोटल एमपी सीट हम लोग कितना सीखे हैं, कितना है तो 776 है, 776, जिसमें से 543 लोकसभा जिसको लोअर हाउस कहा जाता है, और 533 है राज्यसभा का जिसको अपर हाउस कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा जिसको लोअर हाउस इसको और इसको अपर हाउस कहा जाता है, निम्न सदन और उच्च सदन, ठीक। इसका दोस्तों कितना है तो दोस्तों यहाँ पे 776 सीट है। अब हम लोग इसमें निकालना पड़ता है कि इसमें से कितना होगा। तो दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, अब कुछ करना नहीं, मतलब ये नहीं कि कुछ भी बिल्कुल भी ना कुछ करना है, यहाँ पे कुछ है, ठीक है। करना क्या है कि हम लोग क्या यहाँ पे सीखे कि 120, ठीक, इतना हम लोग इसको ये एमएलए टोटल भारत में एमएलए सीट है इतना। तो हम लोग झारखंड में कितना सीट मनोनीत लिए थे, कितना 80। अब हम लोग यहाँ पे ये सीखेंगे 80, ठीक है। 80 मतलब कि अर्थात यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्टेट के लिए थे, लेकिन जब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एमपी के लिए तो पूरा इंडिया में से निकालेंगे, ठीक है। जैसे पूरा इंडिया के यहाँ पे कितना है तो दोस्तों 5,49,000, इसी प्रकार से लेकर 5,49,000 कुछ यहाँ पे टोटल मतलब कि 798 लेकर कुछ है, ठीक है। तो 5,49,000 इतना है। तो इसमें से हम लोग का करना क्या है कि मान लेते हैं हम लोग कितना 5,50,000 लगभग में हम लोग मान लेते हैं अभी, ठीक। 5,50,000 है, 5,50,000 है। तो हम यहाँ पर अब हम लोग का करना क्या है कि टोटल अब यहाँ पे क्या है कि टोटल कितना दोनों सदनों का योग कितना है 776 डिवाइड बाय इतना। इसको अगर हम इसको इतना में कर देते हैं तो दोस्तों हम लोग का एक एमपी का, ठीक है, एक एमपी का मत का वैल्यू निकल जाता है, जो कि कितना होता है तो दोस्तों यहाँ पे निकल के 708 हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों एग्जैक्टली मान बना दिया गया है, सॉल्यूशन कर दिया गया है। यहाँ पर सभी के लिए बराबर पुट होती है। जब एक एमपी किसी को भी अगर वोट देता है ना तो 708 वोट इसको मान लिया जाता है। लेकिन अगर वही एक एमएलए वोट देता है तो दोस्तों उसको उसके राज्य के जो भी राज्य का एमएलए है उसके राज्य से निकाला जाता है कि वह इसके एक मत का वोट का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो ये कितना है तो एमपी के बाद कहा जाए तो कितना 708 वोट होते हैं। और एमएलए के दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे उसको पुट करके निकाला जाता है। तो हम लोग यहाँ पर सीख गए कि एमपी का और एमएलए का मत का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग यहाँ पे ये भी हरकत से सीख लेते हैं सर से कि जो अभी वर्तमान में हमारे रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो से कितना मत प्राप्त किए थे 7,20,044 वोट प्राप्त किए हैं। इनके विपक्षी नेता कौन थे मीरा कुमार, ठीक है। इनके विपक्षी नेता कौन थे तो मीरा कुमार, उनको कितना मत प्राप्त हुआ था तो दोस्तों उनको 3,67,314 मत प्राप्त हुआ था। कितना 3,67,314 मत प्राप्त हुआ था। तो अब यहाँ पे कितना तो फिर इतना मत प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि 7,20,044, तो इसमें से कितना वोट से जीते थे तो यहाँ पे तो 3.34 लाख वोट से रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति के चुनाव में जीते थे। तो दोस्तों हम लोग कहाँ तक से इतना निर्वाचन की प्रक्रिया हम लोग क्या पढ़ते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया। तो निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है तो ये सब स्टेट जो हम लोग सामने यहाँ पर हम लोग सामने अभी भी मौजूद है, ये सब स्टेट भाग लेते हैं। और इसके मतदान की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसमें हम लोग पढ़नी है। और हल्का सा हम लोग जानते हैं कि अब वो ऐसे यहाँ पे जब निर्वाचन के लिए जब खड़े होने जाते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है तो दोस्तों उनको जमानत की राशि के रूप में, ठीक है, जमानत राशि के रूप में
कुछ पैसा जमा देना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे गांव में भी अगर मुखिया का अगर चुनाव होता है ना, तो उसको जब यहाँ पे एडमिन करने जाते हैं जब रात में वहां पे, तो उनको ऐसा कुछ जमानत राशि के रूप में देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जब राष्ट्रपति के चुनाव में जब निर्वाचन होता है, तो वहां पर जब जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनको कितना, एक उम्मीदवार को कितना 15,000 रुपए है सो जमानत के रूप में देना पड़ता है। ठीक है, जमानत के रूप में। अब कहने का अर्थ ये है कि 15,000 रुपये ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे उनको कहते हैं ना कि 15,000 रुपये ही, अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही अमीर हो क्यों ना हो, लेकिन अगर वक्त आने पर उसके पास 1 रुपए के भी ना हो ना, वक्त आने पर 1 रुपए ना हो, तो वह गरीब ही होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ क्या है कि 15,000 रुपये यहाँ पे देना पड़ता है। जब 15,000 रुपये तो वह दे भी देता है, अगर दे देता है और उसके बाद अगर उसको वापस अगर ना भी मिले तो इसको ऐसे 15,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे लिया क्यों जाता है। क्या होता है कि जो उम्मीदवार, ठीक है, जो उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े होते हैं उनको ऐसा 15,000 रुपये देना पड़ता है। और साथ में ये वहां पे कहा जाता है कि 1/6 मत उनको प्राप्त करना बहुत ही जरूरी होते हैं। 1/6 अर्थात माना कि 6 लाख वोट है, 6 लाख वोट है, 6 लाख वोट है, उसमें से कितना 1 लाख वोट, 1 लाख वोट है सो प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक होती है। अगर 1 लाख वोट प्राप्त करेगा तब क्या होता है, उसका वैल्यू रहेगा। और नहीं तो क्या होता है, उनका वैल्यू कहते हैं ना, उनका स्टेटस मार्केट में। हम लोग जैसे कि कोई भी व्यक्ति का अगर कहीं अगर जरा सा बेइज्जती हो जाता है अगर कहीं कहीं, तो उनको क्या करें, उसका स्टेटस ही गिर गया। ठीक है, उसका क्या हुआ, स्टेटस गिर गया। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे होता है, जो उम्मीदवार फिर 1/6 मत प्राप्त नहीं करते हैं ना, उसका स्टेटस ही गिर जाता है। और जो जमानत राशि के रूप में 15,000 देते हैं ना, उसको ऐसे ये 15,000 रुपये वापस नहीं मिलता है। अगर वो 15,000 रुपये वापस नहीं मिलता है तो क्या होता है, उनका स्टेटस गिर जाता है। अपने आप वह संसद में जो विधान परिषद, संसद का हो या माने कि एमपी का हो या एमएलए का हो या विधान परिषद जो केंद्र शासित प्रदेश से का उम्मीदवार हो, तो उनका क्या होता है, उस संसद में वैल्यू अपने आप में क्या होता है, गिर जाता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ये इस चीज का भी जमानत राशि का भी प्रावधान किया गया है निर्वाचन की प्रक्रिया में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक सीखे कि क्या कि टोटल कौन कौन से भाग, कौन कौन से लोग इस निर्वाचन में खड़े होते हैं, जमानत राशि कितनी होती है, एक मत की प्रक्रिया, एक मत का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अगर कहा जाता है कि आप कोई कि 8 लाख वोट इसको मिला, 4 लाख वोट मिला, तो 4 लाख होता है कैसे, जब टोटल कितनी होती है, तो 4,896 वोटिंग होती है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक सीख लिए। अब एक चीज और हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि एकल संक्रमणीय विधि क्या है। ठीक है, एकल संक्रमणीय विधि जो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, शुरू में भी जब निर्वाचन पढ़े थे, ठीक है, अनुच्छेद 54 जो पढ़े थे उसमें भी हम लोग किए थे कि एकल संक्रमणीय विधि के द्वारा ऐसो निर्वाचक मंडल ऐसो राष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं एकल संक्रमणीय विधि क्या है। अब एकल संक्रमणीय विधि में ये होता है कि दोस्तों कहा जाता है ना कि जब कोई भी राष्ट्रपति को, किसी को भी अगर बनाना होता है, कोई भी अगर राष्ट्रपति बनता है, तो उनको कितना 50% +1 मत लाना बहुत ही आवश्यक होती है। ठीक है, 50+1 मत लाना बहुत ही आवश्यक होती है। और जो लाता है उसी को है तो राष्ट्रपति चुना जाता है। जैसे कि माना अगर 400 वोट है, उसमें से कितना 50 अर्थात 2 प्लस में 1 लाना होता है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 200 प्लस बराबर कितना हो जाएगा, 200 + 1 है तो 201 वोट जो लावेगा, 201 वोट जो लावेगा वही ऐसे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। अर्थात इसका फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल वोट और तो क्या टोटल उम्मीदवार जितने व्यक्ति खड़े होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, जितने व्यक्ति हैं सो उसमें भाग लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं कुल उम्मीदवार, टोटल टोटल उम्मीदवार। तो इसका यहाँ पे ये चीज होता है। और यहाँ पे क्या होता है, प्लस में एक और
जोड़ दिया जाता है, प्लस में एक और जोड़ दिया जाता है। इसके आधार पर है सो यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है हमारे बुक में और अन्य जैसे सारे भी कहते हैं कि इस विधि से नहीं होना चाहिए। जब यहाँ पे होता, ये इस विधि से होता है, लेकिन कब, जब है उम्मीदवार की संख्या कम होती, ठीक है, जब उम्मीदवार की संख्या कम होती तब से इस प्रकार से होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोस्तों कितना 4896 है, इसमें से ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। तो उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं कम से कम इवन तो 10-12 तो खड़े हो ही जाते हैं, 10-12 5-6 जो भी लोग इतना लाइन से इस तरह से खड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है दोस्तों निकालने का कि टोटल वैल्यू, टोटल वोट बट्टे टोटल उम्मीदवार, टोटल उम्मीदवार यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे प्लस में 1, ठीक है, यहीं पे गौर करना दोस्तों। क्या है, बस बिल्कुल जरा सा भी चेंज है, हल्का सा चेंज है यहाँ पे कि टोटल वोट उसी प्रकार सेम है, यहाँ पे टोटल उम्मीदवार है, बस यहाँ पे क्या है टोटल उम्मीदवार में एक और जोड़ देना, अपने से एक और जोड़ना है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे उसके बाद फिर प्लस में यहाँ पे अपने इसका और जोड़ देना है +1, जो यहाँ पे +1 करते थे उसको +1 यहाँ पे फिर से करना है। तो क्या है कि जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग इस फार्मूला को अगर सोचे यहाँ पे सॉल्यूशन करके देखिए कितना टोटल वोट हम लोग अगर ले लिए थे कितना 400, उम्मीदवार कितना है माना कि 2 है, माना क्या करते हैं मान लेके 4 है, और 4 में क्या करना क्या है कि यहाँ पे एक जोड़ना है हम लोग को, अपने से एक यहाँ पे जोड़ देंगे, अब प्लस में यहाँ पे 1 है, तो 4 एक कितना हो जाएगा 5, कितना 4 एक 5, तो 5 और 5 एक 5, 5 8 40 80, प्लस में कितना 81 वोट, 400 में 81 वोट जो लाएगा वही विजेता होगा, जो वही ऐसे राष्ट्रपति जो निर्वाचन होगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे अभी ये भी चीज को सीख लिए हैं, ठीक है, कि 81 वोट। तो हम लोग दोस्तों इतना 3 फार्मूला का पढ़े हैं, एकल संक्रमणीय विधि और एमएलए का मत का वैल्यू कैसे निकालते हैं और एमपी का एमएलए का वैल्यू कैसे निकालते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एमएलए दोस्तों, एमएलए से विधानसभा का सभा में बैठते हैं, ठीक है, एमएलए कौन, एमएलए, ठीक है, एमएलए विधानसभा में बैठते हैं, और एमपी जो है एमपी लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं, ठीक है, एमपी लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं, एमएलए हैं तो विधानसभा के होते हैं, विधानसभा के होते हैं। तो दोस्तों इस चीज को भैया ध्यान से रखना है, हम लोग को याद रखना है। तो एमएलए का वैल्यू, मत का वैल्यू और एमपी का मत का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए सीख गए। अब हल्का से एक चीज और हम लोग पढ़ लें, यहाँ पे एकल संक्रमणीय विधि भी पढ़ लें। अब एक चीज और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अनुपातिक विधि पद्धति, ठीक है, अनुपातिक पद्धति के अनुसार से एकल संक्रमणीय के माध्यम से, ठीक है, उसके निर्वाचक मंडल से राष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो ऐसा यहाँ पे अनुपातिक पद्धति ये है क्या, तो दोस्तों अनुपातिक पद्धति के कहने का सबसे सटीक यही है कि जब ऐसे एक बार अगर मत की गणना किया जाए, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जब मत की वोट दिया जाता है, तब ऐसे क्या होता है सभी को 1 2 3 4 करके सभी को देना होता है वोट, सभी को जिस प्रकार से हम लोग देते हैं सभी को देना पड़ता है, और सभी को देना पड़ता है तो उनको ऐसे क्या होता है मत की गणना करना पड़ता है। जब एक बार में क्या होता है, एक बार में कंफर्म नहीं होता पाता कि कौन बनेगा, कौन राष्ट्रपति होंगे, तो उसको तो कितना फिर से उसको मत की गणना करना पड़ता है। तो लगातार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, में ना वो 3 बार होगा, तो मतलब कितना बार इस तरह सोच सकता है, तो दोस्तों उतना बार होगा जब तक जितना बार है सो जितना उम्मीदवार खड़े होंगे। अर्थात दोस्तों अगर माना कि 5 उम्मीदवार है तो अगर हम लोग मान लें कि 2021 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और 2021 में कितना, तो 2021 में 5 उम्मीदवार खड़े हुए, तो दोस्तों अगर एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, तो दोस्तों इस तरह लगातार 5 बार तक यहाँ से गणना किया जाएगा। तो दोस्तों अनुपातिक विधि का कहने का पद्धति का कहने का अर्थ यही है। तो हम लोग कितना क्या पढ़े कि 1 2 3 4 करके सभी को वोट मिलने का मिलता है, अनुपातिक देने का अधिकार है क्यों, अनुपातिक पद्धति के अंतर्गत। और जो इतनी बार निर्वाचन के लिए मतगणना जो किया जाता है, निर्वाचन में गणना किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपातिक पद्धति। तो दोस्तों हम लोग पूरे अच्छी तरीके से अब पढ़ चुके हैं निर्वाचन की प्रक्रिया, जो दोस्तों मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि निर्वाचन की प्रक्रिया हम लोग हल्के से ज्यादा लंबे में पढ़ेंगे। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो दोस्तों निर्वाचन में ही ये सारी चीज को बता देते हैं, ठीक है, निर्वाचन में बता देते हैं, तो इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि अनुच्छेद 54 और 55 ना सेम मान लिया जाता है।
क्योंकि दोस्तों 54वें निर्वाचन है और 55वें निर्वाचन में प्रक्रिया की किस प्रकार से उनका निर्वाचन किया जाता है। तो दोस्तों अब मुझे अब ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों को इस निर्वाचन की प्रक्रिया में जरा से भी किसी प्रकार के भी कंफ्यूजन होगी। तो दोस्तों अगर अभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन है ना, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अब हम फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और दोस्तों अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।